नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आप आज महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ जो प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। मतलब कि उसका मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, यन का मान। यन क्या होता है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होती है, प्रति एकांक समय में कितना वह दोलन, कितनी संख्या वो दोलन कर रहा है, उसी दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो यन यन आप जानते हैं, वन यन इज इक्वल टू 1/t होता है, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, और इसका मात्रक प्रति सेकंड भी होगा, फार्मूले से होगा। तो ये पूछ रहे हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि v जो तरंग की चाल होती है वह यन लैम्डा होती है। क्या होती है, यन लैम्डा होती है। उसके बाद अगर हम यन की वैल्यू निकालेंगे तो ये v बाई लैम्डा होगा, अर्थात जो लैम्डा होगा वह क्या होगा, यन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसमें कह रहा है कि किस हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होगी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जिसकी आवृत्ति सबसे कम होगी वही तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे लंबी होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम यन से 1/100 से भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1.01 आएगा। अगर हम यन में दूसरा ऑप्शन दिया 200 300, जितना मान इसका बढ़ाते जाएंगे उतना मान ये क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो आप सभी लोग बस इतना याद करिएगा कि जो आवृत्ति होती है वह लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जितना मान लैम्डा का अधिक होगा उतना ही कम किसका मान आएगा, आवृत्ति का मान आएगा। तो सबसे कम हर्ट्ज वाली जो आवृत्ति होगी उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो इसमें 100 हर्ट्ज दिया है, 200 हर्ट्ज दिया है, 300 हर्ट्ज दिया है और 400 हर्ट्ज दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 100 हर्ट्ज की होगी। दूसरा कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो ध्वनि होती है वह मस्तिष्क पे 1/10 सेकंड तक ही रहती है। किसी भी चीज़ की ध्वनि जो हमारे मस्तिष्क में कितने समय तक गूंजती है, वह हमारे मस्तिष्क में 1/10 सेकंड के लिए गूंजती है, अर्थात जब इसमें भाग देंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 सेकंड आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक सही होगा। आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, किसी भी चीज़ की ध्वनि जो होती है हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक गूंजती है, 1.1 सेकंड कहिए या 1/10 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क पर गूंजती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई। कोई भी व्यक्ति होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई चट्टान है, ठीक। उसके बाद मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पर है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक। एक क्या किया, इन्होंने ताली बजाया, इधर मुँह करके इन्होंने क्या किया, ताली बजाया। तो ये पूछ रहे हैं कि ताली बजा कर जब इन्होंने, तो कह रहा है 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी। जब इसने ताली बजाया होगा तो इसको आने में और वहाँ इसको ध्वनि जाने में यहाँ टकराई होगी, और टकराने के बाद ध्वनि आने में इसको कितना समय लगा, 4 सेकंड का समय लगा। 4 सेकंड को ध्वनि जाकर टकराई, चट्टान से टकरा कर इसको सुनाई दी, अर्थात आने और जाने का समय कितना हुआ, 4 सेकंड हुआ। उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि की जो गाती है वेग है, ध्वनि का जो वेग है वह 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय हमको क्या पूछ रहे हैं, दूरी पूछ रहा है। हम दूरी निकालेंगे, दूरी क्या हो जाएगी, इसकी चाल गुणे समय हो जाएगी, चाल गुणे समय। उसके बाद जब इससे हम गुणा करेंगे, चाल 332 गुणे आपका समय कितना दिया गया है, 4, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 1300 नहीं 4
4 दूनी 8, 332 मीटर सेकंड कितना दिया है, 346 मीटर सेकंड दिया है। इसकी समय कितना दिया, 346 मीटर पर सेकंड दिया है। वैसे ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर कहीं पर भी नहीं दिया रहेगा तो हम उसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 346 दिया है तो 6 चौक 24, 4 लिखेंगे, 4 चौक 16, 2 28 हो जाएगा, 4 3 12 1 13। ये क्या आया, यह क्या आया, मीटर। लेकिन यह आंसर नहीं हो सकता, इसमें दिया है 1384 मीटर दिया, लेकिन यह सही नहीं। क्यों नहीं सही होगा, जो ये दूरी आई है, ये दूरी प्लस ये दूरी, आने की दूरी प्लस जाने की दूरी, टोटल दूरी है। लेकिन यह पूछ रहा है कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी पूछ रहा है, तो चट्टान की दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, आपका हो जाएगा 2 छक 12, 2 9 18, 2 दूनी 4 मीटर, 692 मीटर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग आप सभी लोग जानते हैं, प्रकाश तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है, अर्थात इसके माध्यम के कण क्या होते हैं, लंबवत, इसके संचरण की गति की लंबवत गति करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रेडियो तरंग ये भी, और विद्युत चुम्बकीय तरंग ये भी, ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग है या विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी किससे संबंधित है। तो इकोकार्डियो जो है आपका ग्राम, यह आपका इफेक्ट प्रभाव पर आधारित होता है, इफेक्ट प्रभाव पर आधारित होता है। सोनार का पूरा नाम आप सभी लोग हमने बताया क्या कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सभी लोग रट लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोनार की मदद से मापा जाता है। सोनार जो होता है आपका, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन का मतलब या नाविकों के लिए, अर्थात नेवी वालों के लिए है। और यह जो होती है जल में तैरने वाली जहाज या पनडुब्बियों में लगा होता है। यह क्या, गति की दिशा को बताता है, और पानी में डूबी गहराई को भी बता देता है, और उसमें उपस्थित वस्तुओं का भी क्या करता है, ज्ञान कराता है। तो यह कारण कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। शब्द रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद कह रहा है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। ग्रीक लेटर आपका लैम्डा क्या है, ग्रीक लेटर है। यह लैम्डा जो होती है तरंगदैर्ध्य होती है, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, और लैम्डा क्या है, एक ग्रीक लेटर है। अल्फा बीटा गामा आप सभी लोग जानते हैं कि ये किरणें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, नहीं, ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोनों अनुदैर्ध्य हैं, नहीं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य है, ये भी नहीं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। आप सभी लोग जानते हैं अनुदैर्ध्य क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो आप सभी लोगों को हम लिखा रहे हैं कि यह सबसे कम, फिर हम इसको अवरोही क्रम में लिखे हैं, आरोही क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में इसको लिखा गया है। सबसे कम गामा के, फिर एक्स के, फिर पराबैंगनी के, फिर दृश्य की, फिर अवरक्त के, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो की, इसकी तरंगदैर्ध्य बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। सबसे अधिक जो होती है वह रेडियो तरंग होती है, सबसे कम जो होती है गामा किरण की होती है। जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा भी सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम पूछा है तो गामा किरण होगा, तो गामा किस ऑप्शन में है, सबसे कम क्या पूछा है, सबसे कम, डी ऑप्शन सही होगा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, गामा किरण की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है।
पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण क्या होती है? जब मानव त्वचा पर पड़ती है तो उस पर कैंसर आदि त्वचा रोग हो जाते हैं। यह पराबैंगनी किरण ही क्या है? मानव शरीर के लिए सबसे हानिकारक है। इसका क्षरण हो रहा है, इसका क्षरण CFC गैसों से हो रहा है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इसका आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।